So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with paper 2018 JEE Advanced paper 1 and we'll be doing section 2 for today. तो पिछले लेक्चर में इसका सेक्शन 1 हमने किया है और उसके पिछले लेक्चर्स में 2017 के पेपर को कम्प्लीटली पेपर 1 पेपर 2 हमने सॉल्व करा हुआ है। यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपके जनवरी अटेम्प्ट तक जेई मेंस 2024 का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके पहले तक आपको कम्प्लीटली 2023 तक के एडवांस के पेपर के सॉल्यूशंस, वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशंस, हर क्वेश्चन में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और एक्यूरेसी 100%, ठीक है, के साथ आपको सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा। एंड कुछ बच्चों का ये कहना था सर मेंस के लिए भी कुछ करा देते हैं, 1 महीने 1.5 महीने जो बचा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप मेंस के लिए खुद से कर लीजिए। मेंस के लिए कराने का क्या है ना, सिलेबस तो कराया ही हुआ है, सिलेबस हमने पूरा कराया ही हुआ है, तो अब मेंस के लिए आप खुद से ही कर लीजिए। उसमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है हर जगह, कोई बहुत खास कुछ उसमें आपको चाहिए भी नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप मेंस के लिए फोकस मत करो, आप मेंस के लिए फोकस करो, लेकिन मैं उस पर बहुत समय दूँ, मैं उसकी ज़रूरत नहीं समझता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ज़्यादातर जगहों पर अभी वही कराया जा रहा है, चैनल्स भी देखोगे यूट्यूब के और इधर उधर, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि भाई देखो अभी वो ट्रेंडिंग में है, तो ट्रेंड के साथ जाने से क्या है, ऑडियंस आ जाती है, तो थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, तो ठीक लगता है लोगों को। और ऊपर से भी प्रेशर होता है कि नहीं भाई अभी ये कराना है, भले टीचर को भी पता है कि यार क्या ही करा रहा हूँ मैं, क्या ही करा रहे हैं इसमें, टीचर को भी पता है, बट ऊपर से प्रेशर रहता है कि हाँ कराना है। लेकिन अपने को तो कोई ऊपर से प्रेशर है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है। तो जो मन करता है और जो जेन्युइनली लगता है कि हाँ यार ये चीज़ कराने लायक है, इस पर अगर मैं अपना समय दूंगा तो समय का वो सदुपयोग है, तो वो चीज़ों को मैं कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 की। और जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए बिल्कुल मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको सभी कोर्सेज कंप्लीटेड मिलेंगे जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। एंड ऑब्वियसली मेंस का भी पूरा टॉपिक अच्छे से कवर्ड है, एडवांस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो मेंस का भी पूरा टॉपिक अच्छे से कवर्ड है। और स्पेशली 2025 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। और फिजिकल केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रियल गैसेस के 2-3 लेक्चर्स हमने कर भी लिए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल आइए, आपको शानदार तरीके से पढ़ाई होगी और काफ़ी इम्प्रूव करेंगे आप पढ़ने के बाद, इस बात की गारंटी है। भले आप कोई भी बहुत अच्छे बैच में भी पढ़ रहे होंगे, उसके बाद भी ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इस बात की गारंटी, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 2 ऑफ द पेपर। तो सेक्शन 1 तो बहुत खास कुछ था नहीं, लेकिन 2018 का ओवरऑल पेपर अच्छा था। मैंने बार बार कहा है ये बात, 2018 का ओवरऑल पेपर अच्छा था। चलिए देखिए, अमंग द स्पीशीज द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज, डायमैग्नेटिक द वन विच डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाता है डायमैग्नेटिक। सो हाइड्रोजन एटम, अरे हाइड्रोजन एटम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। NO2 का मोनोमर, सभी को पता है NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है, और मोनोमेरिक यूनिट अगर आप इसको लेते हो तो N पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सुपर ऑक्साइड को जब आप फिल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बेसिक स्कूल लेवल पे भी, जब आप सुपर ऑक्साइड आयन बनाते हो, तो जब आप ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का क्या आता है बेटा, पाई स्टार पे 1, पाई स्टार पे 1, ये है तुम्हारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। पाई स्टार पे 1 और 1 यही फिनिश होता है ऑक्सीजन का। इस वजह से ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हुआ करते हैं। और जब O2 माइनस की बात करी जाती है तो माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है, तो इसकी वजह से
स्टिल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ करता है, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं है। सिमिलरली डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज, ये S2 की बात कर रहा है, और जिस तरह से O2 पैरामैग्नेटिक है, सिमिलरली S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाओगे तो मिल जाएगा। देन कम्स Mn3O4। तो Mn3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ MnO, MnO एंड MnO2। ये इसका कॉम्पोजिशन है, +4+2+2 ऑक्साइड है ये Mn का। तो अगर आपको चेक करना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो सिमिलरली आप सिंपली आप ये करिए कि Mn का +4 स्टेट और +2 स्टेट देख लीजिए, क्या ये डायमैग्नेटिक होगा। तो जब आप चेक करेंगे Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आएगा आर्गन 18, देन 4s2 3d5। अब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहां से निकलेगा, स्टिल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। 4 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 5 में से 2 निकलेंगे, और तो स्टिल अभी भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी कीमत पर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, और ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। देन ये अमोनियम का एक मतलब आयरन का एक क्लोरो कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए भी आप कैसे चेक करेंगे, ये है FeCl4, FeCl4 2-, इसके लिए चेक करना है। तो ये एक्चुअली में फेरस आयन है, और फेरस आयन की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये होता है आर्गन 18 4s0 एंड 3d6, 4s0 3d6। अब 3d6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर अनपेयर्ड हैं, लेकिन ये पेयर अप हो सकते हैं अगर लाइगेंड स्ट्रांग हो तो, अगर लाइगेंड स्ट्रांग हो तो। बट अफसोस क्लोराइड एक वीक फील्ड लाइगेंड है, और क्लोराइड के वीक फील्ड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको समझा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, और इसलिए स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक ये रहेगा, डायमैग्नेटिक तो ये भी नहीं है। इसी तरह से निकल का कॉम्प्लेक्स है, निकल +2 है और टेट्राक्लोराइड है। ये भी देखा जाए तो निकल +2, तो निकल +2 इज 4s0 एंड 3d8। ये हो गया निकल +2, एंड दिस इज 3d 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 3d, then 4s and then 4p, this is 4p, 3d 4s and 4p। और जब आप बात करते हैं यहाँ पर क्लोराइड, तो 1 2 3 4 ऐसा 4 पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने दिया, और वो वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये 2 अनपेयर्ड अभी भी रह जाते हैं। बहुत बेसिक सवाल है, आराम से मेंस लेवल की भी ठीक से पढ़ाई की हो तो ये बन जाएगा, कुछ भी खास इसमें है नहीं। तो क्या ये डायमैग्नेटिक है? नहीं, ये भी पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं MnO4-2 की। ये आपका मैंगनेट आयन है, आप ध्यान से देखें, KMnO4 नहीं है, K2MnO4 है। तो ये है आपका Mn in +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn in +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा बेटा, Mn +6 4s0 3d5 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने, तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d में से निकालेंगे आप 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3d1, तो स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर पैरामैग्नेटिक, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब ये आ गया तुम्हारा K2CrO4, क्रोमेट आयन है, CrO4 2-। तो यहां पर क्रोमियम को चेक करना होगा, क्रोमियम +6 पर है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में 4s1 3d5, और जब आप इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 4s और 3d दोनों ही खाली हो जाएंगे। खाली हो जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड नहीं रह गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रह गया, जिसकी वजह से ये एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जो कि डायामैग्नेटिक नेचर की होगी। So this will be diamagnetic, and correct answer for the question is 1। तो एकमात्र डायमैग्नेटिक स्पीसीज है पोटेशियम क्रोमेट। डन।
चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम सेक्शन। और यहां क्या बात हो रही है देखते हैं। ये कह रहा है द अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, पहले क्या करा गया है, कैल्शियम सल्फेट और सॉरी अमोनियम सल्फेट लिया गया है। थोड़ी बैलेंसिंग वगैरह भी लगेगी इसमें जहां तक समझ आ रहा है। अमोनियम सल्फेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है एंड ये करने के बाद is completely used by this to form a stable coordination compound. अच्छा, then assume that both reactions are 100% complete if this much ammonium sulfate and this much of your nickel chloro complex are used in the preparation. The combined weight of gypsum and the nickel ammonia coordination compound thus produced is। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो आपको बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो कैल्शियम सल्फेट प्लस अमोनिया निकलेगा ऑब्वियसली और पानी निकलेगा। तो सिंपल रिएक्शन तो सिंपल है। और इसके बाद क्या बताया गया है कि जो अमोनिया यहां से निकला है वो कंप्लीटली यूज हो जा रहा है क्या बनाने में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो कुछ निकल क्लोरो कॉम्प्लेक्स के साथ। तो पहले ये यूज हुआ है। अच्छा, एक चीज और यहां पर शायद मेंशन है, देखो क्या बोल रहे हैं लास्ट में, द कंबाइंड वेट ऑफ द जिप्सम एंड द निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड। मतलब इधर पानी और कैल्शियम सल्फेट भी आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं और जिप्सम बना ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ना लिखकर वो हाइड्रेट हो जा रहा है, कैल्शियम सल्फेट का जो सॉल्ट है वो हाइड्रेट हो जा रहा है, वहां से समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रेट हो जा रहा है तो उसको क्यों ना हम ऐसा लिख दें, ऐसा लिख देते हैं .2H2O। तो ये अब हाइड्रेटेड सॉल्ट जिप्सम का बना। और साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो निकल क्लोरो कॉम्प्लेक्स है Cl6 ही दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ, अच्छा सॉरी Cl2.6H2O, दिस इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया। अब यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अमोनिया क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है। निकल का जो अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स है बहुत फेमस है, ब्लू कलर्ड का सॉल्यूशन बनाता है। ये भी आपको मैंने ये बात जनरल इनऑर्गेनिक में भी शायद पढ़ाई है और जब अमोनिया एज अ लाइगेंड पढ़ाया है सॉल्ट एनालिसिस के शुरुआत में, वहाँ भी शायद पढ़ाया हुआ ये बात। तो जब हम इसमें अमोनिया डालते हैं तो ये एक बिल्कुल निकल अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है इस कॉम्प्लेक्स का एंड +2 है तो क्लोराइड लगेगा ऐसे। तो ये तो हमने लिख लिया रिएक्शंस, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं हमने उसके बारे में लिख लिया। अब थोड़ा इसको बैलेंस कर देता हूं मैं। तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं, इधर 2 लगा दूं तो पहला इक्वेशन तो मुझे बैलेंस्ड लग रहा है और सेकंड इक्वेशन में कुछ खास है नहीं, 6 अमोनिया लगाने की देरी है और ये भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब सिंपल, अब रिएक्शंस हो गए, अब आपको सिंपल मोल कंसेप्ट लगाना है। चलिए, दोनों रिएक्शन में परसेंटेज का दिक्कत नहीं है, बोथ रिएक्शंस आर 100% कंप्लीटेड, ऐसी बात बताई गई है। एंड 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, अच्छा अमोनियम सल्फेट का वेट दिया हुआ है, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना अगर हम, तो वो 12 मोल्स आ रहा है। अमोनियम सल्फेट को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 12 मोल्स आ रहा है, 1584। ये मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 132 इसका मोलर वेट है और ये 12 मोल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं मोल्स लिख दे रहा हूँ इधर, ये मोल्स लिख दिया मैंने। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट एंड 952 ग्राम ऑफ दिस आर यूज्ड। इसका 952 ग्राम यूज करा हुआ है, 952 ग्राम्स। इसका मोलर वेट 238 है, तो मोल्स देखा जाए तो 4 मोल्स इसके,
इसके 4 मोल्स आपके पास हैं। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, निकल with calcium hydroxide is completely used. Assume that both reactions are 100% complete. If 12 moles of this is used, ठीक है, तो बताना क्या है, निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, ये कितना बना है वेट बताना है इसका, और जिप्सम कितना बना है वेट बताना है। तो ठीक है, अब देखो ये 12 मोल अगर यूज हुआ है, ये अगर 12 मोल यूज हुआ है तो एक का एक ही यूज होता है। और कैल्शियम सल्फेट का कुछ ऐसा अमाउंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कुछ अमाउंट मेंशन्ड नहीं है, बस ये बोला है विथ कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड इज कंप्लीटली यूज्ड बाय दिस। अच्छा, वो तो अमोनिया निकलने की बात कर रहा है, वो तो जो निकला हुआ अमोनिया है उसकी बात कर रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ही होगा ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ये 12 मोल यूज हुआ है, अगर ये 12 मोल यूज हुआ है, देन क्योंकि यहां लिख दिया है ना बेटा, देखो ना, दे आर यूज्ड, ये इतना यूज हो रहे हैं तो मान ही लेंगे ये कि ये लिमिटिंग है। ये 12 मोल अगर यूज हुआ है तो ये भी 12 मोल ही यूज हुआ होगा, मान लेंगे। और ये 12 मोल यूज हुआ तो ये 1 दिख रही है स्टोइकियोमेट्री, तो ये 12 मोल ही बना होगा, ये 12 मोल ही बना होगा। और ये तुम्हारा बना होगा 24 मोल्स। क्लियर है बात? 24 मोल्स ये बना है, तो ये है तुम्हारा 24 मोल्स। और ये अगर 24 मोल्स है तो ये 1 मोल यूज होता है, तो ये 6 मोल यूज होता है। तो अगर ये 4 मोल यूज हो रहा है तो ये 24 मोल्स यूज हो रहा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट अमोनिया यूज हुआ है ऐसा बताया गया है। तो ये कितना बनेगा, 1 मोल बन रहा है, मतलब इसका भी 4 मोल बनेगा, इसका भी 4 मोल बनेगा। अब आंसर क्या करना था कि दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम क्या है। तो 12 मोल ऑफ gypsum, so 12 mole of gypsum will weight 12 into the molecular weight of gypsum, that is 172। पानी को नहीं भूलना है वहां पर, 172, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 2064 ग्राम। 2064 ग्राम ये वैल्यू आ रही है। और इस कॉम्प्लेक्स के 4 मोल की अगर बात करी जाए तो ये है 4 इंटू 232 इसका मास है, और ये सम आ रहा है 928 ग्राम्स, 928 ग्राम्स। तो सिंस हमें सम बताना था तो दोनों का सम है 2992 ग्राम्स, और आंसर भी यही होगा 2992 ग्राम्स। ठीक है, कुछ था नहीं ऐसा, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कुछ खास मज़ा आता नहीं है क्योंकि समझाने को कुछ नहीं है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना है और सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल कैलकुलेशन आपको गिवन टाइम पे करना है, वो जरूरी। ओके, 2992 ग्राम्स इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये और कैसे होगा। तो यहां पर बोला गया है कंसिडर करो MX है और वो NaCl क्रिस्टल का है, और कंस्ट्रक्ट करना एक न्यू क्रिस्टल is constructed from the unit cell of MX and the instructions are given. These are the instructions given. कि चार्ज का ध्यान नहीं रखना है, बस एटम्स के नंबर्स को बताना है। और जब आप NaCl स्ट्रक्चर को टिपिकली पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया है बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप NaCl स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि यार देखो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्लोराइड जो है वो CCP बनाते हैं, क्लोराइड CCP बनाते हैं। तो चलो मैं इस ब्लू कलर से क्लोराइड दिखा देता हूँ। क्लोराइड इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से बना रहे होते हैं। ये क्लोराइड आयंस हैं हर फेस में और एजेस में, सॉरी कॉर्नर्स में ऑब्वियसली है। और जो Na+ आयंस होते हैं दे ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दे ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और वो कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हर एज के सेंटर में होता है,
हर एज के सेंटर में होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और साथ ही साथ एक बॉडी के भी सेंटर में होता है। ऑल्दो जो मैंने अपने लेक्चर में इसको पढ़ाया हुआ है वो बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है, यहाँ उतना ज़्यादा समय तो नहीं है कि उतना डिटेल में जाएं, बट क्या होने वाला है वो आपको समझा देंगे। तो एजेस में हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बॉडी के बीच में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसको भी हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं यहां पर कि रिमूव ऑल एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, तब आती है कंफ्यूजन। हमको लगता है अरे एनायन तो सेंटर में है ही नहीं, एनायन तो सेंटर में है ही नहीं, तो कहां से सेंटर से हटा दें एनायन। चलो फिर भी आप बोलते हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। रिप्लेस ऑल फेस सेंटर्ड कैटायंस बाय एनायंस। फेस सेंटर में कैटायन बोल रहा है ये, बट हमने तो पढ़ा है फेस सेंटर में एनायंस है, ऐसा ऐसा लगता है ना। बट अब यहां आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो NaCl और CSCl का स्ट्रक्चर है वो इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब आप उसमें अगर ऐसे एज्यूम करोगे कि क्लोराइड CCP बना रहा है तो भी ठीक है, और अगर आप एज्यूम करोगे कि Na+ CCP बना रहा है और क्लोराइड आयंस उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो भी बोलना गलत नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं ऐसा क्यों है, देख लीजिए। जब आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तब आपको ये बात समझ में आती है गहराई से। तो अब इसको थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं ऐसे, और मैं पूरा तो ड्रॉ नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। अगर आप इसी को क्लोराइड ऐसे बना रहे हो, अब देखो मैंने ये बताया आपको कि भाई यूनिट सेल जो चीज़ है वो तो हम बना रहे हैं ना, यूनिट सेल तो हम बना रहे हैं, ओके। यूनिट सेल हम बना रहे हैं, उसने तो वहाँ तो एक्चुअली में बस पार्टिकल्स हैं, और यूनिट सेल तो हम जिस तरह से चाहें उस तरह से बना सकते हैं, बेसिक रूल्स नहीं वॉयलेट होने चाहिए बस। जैसे चार्ज वार्ज जो है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह वॉयलेट नहीं होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो अगर आप अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर Na+ में दूसरा यूनिट सेल भी बना रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा बेहतर समझ आए इसलिए। तो क्या अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं इसी यूनिट सेल को जो मैंने बनाया है उसमें मैं कुछ उसको इस तरह से बना दूं कि ये जो Na+ है, जो Na+ है वो CCP बना रहे हैं, तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो किया जा सकता है। देखिए अब मैं ना यहाँ पर एक दूसरे कलर से, चलिए थोड़ा सा मैं ऐसा कलर ले लेता हूँ, ये पिंक कलर से मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए पिंक कलर से क्यूब बना रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए इसको। मैं सिर्फ एक ही तरफ बनाकर आपको दिखाऊंगा, उससे आपको समझना होगा। देखिए दिख रहा है, लुक, ये पिंक वाले क्यूब को देखिए बस आप, क्या नजर आया। पिंक वाले क्यूब में क्या आपको ये बात नजर आ रही है कि क्लोराइड आयंस जो हैं, देखिए क्लोराइड आयंस कहाँ दिख रहे हैं आपको, एज के बीच में दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं क्लोराइड आयंस आपको एज के बीच में दिख रहे होंगे, क्लोराइड आयंस एज के बीच में दिख रहे हैं, और एज के बीच में मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्लोराइड आयंस एज के बीच में, ये देखो यहां भी एज के बीच में। और Na+ कहां दिख रहा है, Na+ हर फेस के बीच में दिख रहा है, और साथ ही साथ कॉर्नर्स में दिख रहा है। तो इसी वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं, इसी वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि Na+ ने CCP बनाया, देख लो दिख रहा होगा, Na+ ने CCP बनाया है, और इन्होंने जिस तरह से यहां पर फ्रेम किया है क्वेश्चन को, इससे समझ आ रहा है कि Na+ ने CCP बनाया है और क्लोराइड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जस्ट उस यूनिट सेल को पलट दिया है। और ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है, अगर आपके टीचर ने आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाई है सॉलिड स्टेट पढ़ाते समय, तो एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने मिस कर दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बार, CSCl स्ट्रक्चर में भी ऐसा किया जा सकता है। चलिए तो अब करते हैं सॉल्व, ये चीज आपको समझ आ गई, इस चीज को ध्यान रखिए बस। अब करते हैं सॉल्व।
अब ये बोल रहा है रिमूव ऑल एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। अच्छा, अभी एनायन कितने हैं, कैटायन कितने, ये देख लेते हैं। एनायन कैटायन, कैटायन सीसीपी बना रहा है, ठीक है। तो सभी एनायन को हटा देना है बीच वाले को छोड़कर। बीच वाले का कंट्रीब्यूशन 1 होता है और एज वालों का 3 का होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो अब एनायन शुरू में तो 4 थे, कैटायन भी 4 थे, लेकिन पहले स्टेप के बाद हमने सभी किनारे वाले यानी कि एनायंस हटा रहे हैं हम। एनायंस मतलब वो एज वाले जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में थे उनको हटा दिया, बीच वाले को नहीं हटाया, तो सिर्फ एक ही बचा क्योंकि 3 हट गए, इफेक्टिवली 3 हट गए, ठीक है। रिप्लेस ऑल फेस सेंटर्ड कैटायंस। फेस सेंटर में कितने कैटायन थे, 6 फेस मतलब 3 कैटायंस थे, उनको एनायन से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये 4 था, इसमें से फेस वालों को हटा दिया गया तो 3 हटा दिया गया तो ये 1 बचा, और उनकी जगह पर क्या लगा दिया जा रहा है, एनायंस लगा दिए जा रहे हैं, उनकी जगह पर एनायंस लगा दिए जा रहे हैं। तो भाई 3 वो हटाए, 3 वो लगा दिए, तो अब ये अल्टीमेटली 4 हो चुका है 2 स्टेप के बाद, और ये 1 हो चुका है। रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायंस, पूरे कॉर्नर कैटायंस को भी हटा दो। अरे मतलब ये 4 से हमने उसको 1 किया, और अब बोला जा रहा है कि भाई देखो आपने फेस वालों को तो हटा ही दिया है, साथ ही साथ अब रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायंस, 8 हटा दिया आपने, इफेक्टिवली 1 होते हैं वो, तो वो हट गए, तो अब ये बचा 0 बचा। रिप्लेस द सेंट्रल एनायन, एनायन बीच में भी था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच वाला, उसको हटा देना है और कैटायन लगा देना है। और बॉडी के बीच में अगर आप लगा रहे हो तो कैटायन एक ही हटाओगे, आप कैटायन एक ही लगाओगे तो एफिशिएंसी पूरे की रहेगी, और इसको हटाओगे तो एफिशिएंसी पूरा 1 चला जाएगा, वो 3 जाएगा और इस पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। फाइनली बताना है नंबर ऑफ एनायंस अपॉन नंबर ऑफ कैटायंस, सो दिस इज 3/1। बिल्कुल आपको ये सब अच्छे से समझ तब आएगा जब आपको बेसिक सॉलिड स्टेट आता होगा, ऑब्वियसली तभी आप एडवांस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ सॉल्यूशन कुछ ऐसे नहीं है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th and this question has been taken from electrochemistry, fairly easy question। सिंपल मेटल आयन के सेल को देखते ही चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इतने अच्छे अच्छे सेल पड़े हैं मार्केट में, बट ये देते हैं सिंपल एक मेटल आयन को उठाकर। अब इसका ई डिग्री बता दिया है 2.7 है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज चेंज्ड टू x मोलर, द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू दिस मच, टेम्परेचर बीइंग सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हाउ सिंपल, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन आप लगाइए, and E degree cell is equals to E cell minus 0.059 लेने इन्होंने कहा है क्या, चलो F by R की वैल्यू दी हुई है, F by R की वैल्यू दी हुई है, चलो मैं F by R को ही ले लेता हूँ, क्या करें। यहाँ पर नस्ट इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो नस्ट इक्वेशन कहाँ से आता था, और फिर उसके बाद अपन F by R को यूज़ कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये आता था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू से, जब आप डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल लिखते थे और इधर माइनस एन एफ ई डिग्री सेल लिखते थे, प्लस आर टी एल एन क्यू लिखते थे, और अब पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से आप डिवाइड करते थे, माइनस एन एफ से डिवाइड करते थे, तब आपको मिलता था इधर ई सेल इज इक्वल्स टू E degree cell, and obviously this is minus RT by 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली RT by NF into LNQ, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब लॉग बेस 10 करना चाहो तो कर लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कैलकुलेट ही करना है। तो बोला जा रहा है कि
स्टैंडर्ड पोटेंशियल 2.7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आपको दिख ही रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, क्लियर कट। एंड व्हेन मैग्नीशियम इज चेंज टू X, then the cell potential changes to what? Sorry, cell potential changes to 2.67, it has been stated. So what is the value of X? तो देखो यार, अब यहाँ पर मैग्नीशियम को चेंज किया है तो हम ये मानेंगे कि कॉपर को चेंज नहीं किया है, तो कॉपर 1 मोलर ही है, ठीक है। सेल इक्वेशन क्लियर कट दिख रहा है कि सेल इक्वेशन कुछ ऐसा है, मैग्नीशियम गया मैग्नीशियम +2 में, और कॉपर जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है हमेशा की तरह कॉपर में। जब हम रिएक्शन लिखेंगे नस्ट इक्वेशन, तो ई सेल की जगह पर लिखेंगे 2.67 इज इक्वल्स टू 2.70 माइनस आर टी, तो आर टी बाय एन एफ, एन की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2f इंटू लॉग बेस ई, लेट्स राइट इट एज ln ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज x अपॉन रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट इज गिवन 1 मोलर। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अब ये जबरदस्ती नंबर दे दिया है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे सीधे 0.059 लेके भी करते तो क्या ही दिक्कत था, बट ठीक है, चलो उसको यूज़ करते हैं, क्या पता न्यूमेरिकली कुछ आसान हो जा रही हो चीज़ें। एंड ये इधर आके माइनस हो रहा है, तो 0.03 बच रहा है नेगेटिव में, 0.03 नेगेटिव में, तो नेगेटिव 0.03, नेगेटिव नेगेटिव हट गया, एंड 0.03 RT बाय दिस, और F बाय R की वैल्यू दी हुई है, तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, F बाय R, तो 0.03 इंटू F बाय R इंटू T, और F के साथ है इंटू 2, दिस इज इक्वल टू ln x, दिस इज इक्वल टू ln x। और अगर मैं F बाई R की वैल्यू रख दूं 11,500, तो यहाँ मैं अगर इंटू कर दूं 11,500, और टेम्परेचर को बोला गया है 300 केल्विन, 300 केल्विन, जो नॉर्मली हम टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं कितना, 298 केल्विन, है ना। यहाँ 300 कर दिया है, तो शायद इसलिए थोड़ा सा वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू बतानी है, अब कर लो कैलकुलेट। अब ये गया, और इसको अगर आप देखें तो ये 3/100 है, ये भी गया, और ये कुछ 50 है। सो दिस इज ln x, क्या मैंने कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यार। ln x इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 50, 115 अपॉन 50। आप लोग एक बार इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ क्या है फाइनली। तो 115 अपॉन 50, इफ आई सॉल्व दिस will I get 2.3? let me check, 115 upon 50, yes it's 2.3, तो ये 2.3 है, और यहाँ पर इन्होंने प्यार से दिया हुआ है कि ln 10 2.3 होता है, सो x कुछ और नहीं 10 है, ठीक। सो द रिपोर्टेड आंसर इज 10। तो कैसा रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑब्वियसली इजी रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं था, फ्लैट क्वेश्चन था, फ्लैट। हाँ, आपको बस ये पता होना चाहिए था कि यहाँ नस्ट इक्वेशन में वो 0.059 वाला नंबर जो रहता है वो कहाँ से आता है, तो बस वो थोड़ा सा पता होना चाहिए था, और वो बेसिक आप पढ़ते हो तो भी आप इतनी सी चीज़ तो पढ़ते ही हैं, तो कुछ बहुत खास था नहीं इसमें। डन, ठीक है। चलिए आए अगले क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। ओके, सो व्हाट डज इट से,
ये कह रहा है कि, मैं इधर से पढ़ लेता हूँ, सामने क्वेश्चन है मेरे पास। अ क्लोज टैंक हैज टू कंपार्टमेंट ए एंड बी फिल्ड विथ ऑक्सीजन, assumed ideal gas. The partition separating the two compartments is fixed and is a perfect heat insulator. हीट इधर उधर नहीं जा रही है, ठीक है, हीट इंसुलेटर है। इससे थोड़ा लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है क्या। If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct heat, अच्छा, अभी जो एक नया पार्टीशन लग गया है ये स्लाइड भी कर सकता है और हीट भी कंडक्ट कर सकता है, क्या बात है। बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस, गैसेस के मोल्स वही रहेंगे। देन द वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम इज। इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा, अगर आपको एक दो कॉन्सेप्ट ठीक से आता है तो। बेसिक अगर आपको गैसेस का अच्छा आइडिया है, देखो जब मैं बोलता हूँ बेसिक आइडिया, तो जैसे गैस का बेसिक आइडिया तो लगता तो है बेसिक मतलब बहुत बेसिक, लेकिन भाई उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है और बहुत बच्चों को नहीं रहती वो, ठीक है। वो बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे लॉ याद कर लेते हैं, चले जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपको अच्छे से फील करना होगा पिस्टन क्या है, मूवेबल क्या है, अगर फ्री पिस्टन है उसको छोड़ दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पर कब आता है, ये फंडामेंटल बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक से, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो आप, 5 बार का प्रेशर है और यहां पर 1 बार का प्रेशर है, जबरदस्ती पकड़ के रखा गया है इसको। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहली बात ये इस तरह से मूव करेगा कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाए। क्लियर है बात, क्योंकि भाई हाई प्रेशर इधर है, इधर लो प्रेशर है, आप पिस्टन को छोड़ दोगे तो पिस्टन तो उधर जाएगा ना, वो कोशिश करेगा प्रेशर इक्वलाइज करने का, सिंपल सा लॉ है, प्रेशर इक्वलाइज करने का कोशिश करेगा वो। और प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए जिधर की प्रेशर ज्यादा है उसके वॉल्यूम को बढ़ाएगा और जिधर की प्रेशर कम है उसके वॉल्यूम को कम करेगा, सो दैट प्रेशर बैलेंस हो पाए। तो एक बात तो ठीक है कि जब यहां पर ये बोल रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो दोनों तरफ की प्रेशर सेम हो जाएगी, दोनों तरफ की प्रेशर सेम हो जाएगी, साथ ही साथ दोनों तरफ का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। अगर आप देखें तो टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, बिकॉज पहला वाला जो था वो परफेक्ट हीट इंसुलेटर था, लेकिन जो नया वाला पार्टीशन लगाया गया है वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो अगर हीट कंडक्ट हो रहा है तो आप उसको इक्विलिब्रियम में आने देंगे। इसका मतलब क्या कि हीट का कंडक्शन अब इक्वल हो गया है, जितनी हीट जा रही है उतनी हीट आ रही है। और ऐसा एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इसका मतलब इधर का टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर दोनों ही टेम्परेचर सेम हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो गैस के मोल्स हैं ना, वो लीक आउट नहीं हो रहे, गैस के मोल्स लीक आउट नहीं हो रहे हैं। गैस के मोल्स जितने पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे, गैस के मोल्स में कोई लीकेज नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इधर के मोल्स और इधर के गैसियस मोल्स के बारे में हमको तो पता है, ठीक है, इसका मोल्स इसका पता है हमें, ठीक है, इसका मोल्स पता है, इसका भी मोल्स पता है। और फाइनली मानो ये इधर ही स्लाइड होगा, ये इधर ही स्लाइड होगा, अभी ये 1 मीटर क्यूब है, तो मानो जब ये स्लाइड हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लेता हूं इधर 1 + x मीटर क्यूब हो गया, ये 1 + x मीटर क्यूब हो गया, और ये 3 मीटर क्यूब था तो ये 3 - x मीटर क्यूब हो गया। सभी लोग अग्री करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कम हुई, इसकी वॉल्यूम, तो ये इक्विलिब्रियम पर आने पर ये वॉल्यूम है फाइनली ए की और बी की। टेम्परेचर तो सेम है दोनों तरफ, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है। क्या मोल सेम है? ना, मोल सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मोल्स और इधर मोल्स अलग अलग है। मोल्स पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो मोल्स कितने थे, सिंपली आप PV = nRT लगाएंगे तो मोल्स आपको मिल जाएगा। सिंपली PV = nRT लगाएंगे, सो जस्ट अप्लाई PV = nRT एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ A कितने थे, तो आप कहेंगे PV
V 5 into 1, यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, by RT. RT is 400. So this is the moles present initially in A. Similarly, moles of B is equal to PV by RT, which is PV by 300 R. ये है B के मोल्स और ये है A के मोल्स. A और B के मोल्स आ गए और यहां पर बेटा क्या हो रहा है, फाइनली A और B में प्रेशर भी सेम हो गया है और बोला जाए तो टेम्परेचर भी सेम हो गया है. टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, बस फर्क किस चीज का है, फर्क है वॉल्यूम में और मोल्स में, गैशियस मोल्स में. गैशियस मोल्स दोनों तरफ अलग अलग हैं, वो दिख रहा है 3 बाय दिस, तो उसको थोड़ा अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1 बाय 100 R. ये मोल्स हैं B के, जो कि यहाँ भी वही रहने वाले हैं, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये मोल्स ऑफ A आ रहा है 1 बाय 80 R. 1 बाय 80 R एंड दिस. अब सीधी सी एक काम करते हैं, यहाँ पर इतनी चीजें समझ आ गई. अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहूंगा यहाँ पर कि PV इज इक्वल्स टू NRT ना हम यहाँ पर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, और PV इज इक्वल्स टू NRT इधर लगाते हैं. मोल्स सेम है, हमको ये पता है मोल्स सेम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया, तो आप बोलोगे 1 प्लस एक्स. इधर वॉल्यूम क्या हो गया है, तो आप बोलोगे 3 माइनस एक्स. इधर वॉल्यूम क्या हो गया है, 3 माइनस एक्स. ठीक है. और बात करी जाए प्रेशर की, तो प्रेशर दोनों तरफ सेम है, प्रेशर ऑफ ए और ये प्रेशर ऑफ ए, तो दोनों का प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी दोनों सेम है, तो इधर PA लिखूंगा मैं. बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा. सिंपल, आपको PV इज इक्वल टू NRT ही लगाना है. तो ये, और यहां पर ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, मोल्स भी सेम है. चलो मोल्स को इक्वेट कर दो, तो मोल्स आपको पता है PV बाय RT होता है, मोल्स PV बाय RT होता है. तो दिस इज PV बाय RT. तो क्या मोल्स हैं इधर, सॉरी मोल्स सेम नहीं है, मतलब बोलने का मतलब है मोल्स सेम है, मतलब जो मोल्स A के यहाँ थे यहाँ भी A के मोल्स वही हैं, जो मोल्स इधर थे वो मोल्स यहाँ हैं, तो दोनों को सेपरेटली करा जाए. ठीक है, समझ पा रहे, इन दोनों के मोल्स चेंज नहीं हुए. ऐसा नहीं है कि ये दोनों के मोल्स सेम है, वो तो नहीं है, वो तो शुरू में ही देख लिया. चलो इधर लगाते हैं कंडीशन. तो PV, P इज PV, V इज 1 प्लस एक्स बाय RT. सो दिस इज RT. ये है मोल्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना था, ये इधर के मोल्स हमने निकाले थे ना, 1 बाई 80 R था, ये 1 बाई 80 R. ओके. अच्छा, इसी तरह से यहां पर करा जाए V क्या है, 3 माइनस एक्स बाय RT, और ये कितना था, और ये था 1 बाय 100 R. 1 बाय 100 R. जस्ट सिंपली सॉल्व करना इक्वेशन को. ये R और R गया, और इधर से ये R और R जा रहा है, इधर भी ये R और R जा रहा है. अब आप सिंपली दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए. तो जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग, ये क्या समझ गया ना, ये मोल्स हैं किसके, मोल्स ऑफ A. फाइनली क्या मोल्स हैं इसके टर्म्स में लिखा मैंने, और इनिशियली मेरे को मोल्स पता थे. इसी तरह से इस टैंक के ये मोल्स हैं, और कितने इनिशियली थे वो मुझे R के टर्म्स में कांस्टेंट मुझे पता था. तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये प्रेशर सेम हो चुका है, ये टेम्परेचर सेम हो चुका है. तो जब मैं दिस डिवाइड बाय दैट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 80 डिवाइडेड बाय 1 बाय 100. अब ये देखो, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करके और सॉल्व कर रहा हूं. आप खुद से करेंगे तो विद इन 2 मिनट हो जाने वाला सवाल है ये. सो 1 बाई 80, 1 बाई 100, एंड
यहाँ आपको मिलेगा दिस कैंसल्स एंड नाउ जस्ट कैलकुलेट इट। और कैलकुलेट करने पे जो आंसर आ रहा है, लेट मी टेल यू, इट इज 2.22 है क्या? ये कर लीजिएगा, सही होगा, ये 2.22 होगा। फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ। 2.22 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? ये 8 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 3 माइनस x। सो दिस इज 9x इज इक्वल्स टू दिस इज ये कैसे आ रहा है यार? 1 प्लस एक्स, अच्छा सॉरी, ये 10 भी तो है, ये 10 भी है, 10/8 है ये ना, 10/8 दैट इज 5/4। सो 10/8 है, तो दिस विल बी 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5x, which is 9x is equals to 11. So x is 11 by 9 and 11 by 9 is obviously 2.2. 11 by 9 is obviously 2.2. Sorry, 11 by 9 is 1.22. ठीक है, this is 1.22 और आंसर 2.2 लिखा हुआ है उनका। आंसर शायद कुछ और पूछा था, पूछा क्या था? वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए पूछा था क्या? क्या पूछा था? वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए। ठीक है, तो ए का वॉल्यूम तो हमने बताया ना, 1 प्लस एक्स है, तो दिस एक्स इज 1.22। सो 1 प्लस एक्स इज सिंपली 2.22। तो आंसर रिपोर्ट जो हुआ है वो 2.22 है और वॉल्यूम ए का 2.22 है, एक्स की वैल्यू 1.22 है। ठीक है, कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया क्या है क्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू दिस वन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कितने क्वेश्चन और हैं? 3 क्वेश्चन और है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सेक्शन था, कोई बात नहीं। सो लिक्विड A and B forms ideal solution over entire range of composition at temperature T. Equimolar binary solution of A and B has vapor pressure 45 torr। चलो ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि इक्वीमोलर है, बाइनरी है, मतलब मोल फ्रैक्शन दोनों का 0.5 है, राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है, सिंपल, और वेपर प्रेशर 45 टॉर का है। ठीक है, और एट द सेम टेम्परेचर न्यू सोल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शंस psi A psi B respectively has vapor pressure of 22.5 torr। So what will be the value of psi A by psi B given that the vapor pressure of pure liquid A is 20 torr? प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर 20 टॉर दिया हुआ है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, फर्स्ट केस की बात करी जाए, न्यू सॉल्यूशन नहीं, फर्स्ट केस जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि PA डिग्री इंटू साई ए, तो साई ए तो हाफ ही होगा, प्लस PB डिग्री इंटू साई बी, वो भी हाफ होगा, और ये वैल्यू बताइए 45। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सा लग रहा है क्वेश्चन देखकर। एंड PA डिग्री की वैल्यू 20 टॉर बताई गई है, PA डिग्री की वैल्यू 20 टॉर बताई गई है, दिस इज 20 टॉर and this is 45. At the same temperature a new solution A and B having mole fraction psi A and psi B has 22.5 torr। अच्छा, यहाँ से मैं बहुत आसानी से PB डिग्री निकाल सकता हूँ, निकाल लेता हूँ। चलो 10 है, so PB डिग्री by 2 is actually equal to 35। so PB डिग्री is 70। so PB डिग्री की वैल्यू आ गई 70। एंड नाउ जो अगला सोल्यूशन है 22.5 टॉर का है, तो PA डिग्री इज, इट विल बी स्टिल 20 इंटू साई ए प्लस 70 इंटू साई बी, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 22.5। तो ये 22.5 है, मुझे वैल्यू चाहिए साई ए बाय साई बी का, तो मैं साई ए बाय साई बी की वैल्यू चाहता हूं। तो चलो कोई नहीं, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा, psi A by psi B की वैल्यू फ्रॉम हियर, एंड
ये अगर आई नीड साई ए बाय साई बी, तो एक रिलेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है इनके बीच में। साई ए बाय साई बी सेम टेम्परेचर है ना, 45 टॉर दिया था, एंड न्यू सॉल्यूशन में इसकी क्या वैल्यू है। तो यार देखो, अब इसमें आपको ना एक और ये लगेगा कि साई ए प्लस साई बी का सम तो 1 ही होता है, मोल फ्रैक्शंस का सम, और इसका यूज करके फिर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इधर। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला खेल है, अब क्या बताएं, 8th 9th क्लास की मैथ्स है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, टू इक्वेशंस आर देयर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साई ए एज वेल एज साई बी। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो साई ए आ रहा होगा 19/20, ठीक, ऑन सॉल्विंग, एंड साई बी आ रहा होगा 1/20। सो साई ए बाय साई बी की वैल्यू आ रही है 1919। सो 19 इज द करेक्ट आंसर, 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेयरली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन, यस दिस इज अ गुड वन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको करते हैं, क्या बोल रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड AB at pH 3 इज दिस। बस क्वेश्चन इतना ही है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब यू हैव टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड। और यहां पर HB का Ka दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, आपको सबसे पहले आपको टारगेट देखना होगा आपका क्या है। आपका टारगेट है कि ये जो सॉल्ट है AB, इसकी आपको चाहिए सॉल्युबिलिटी, फाइंड तो यही करना है। तो AB गिव्स A प्लस प्लस B माइनस, A प्लस प्लस B माइनस। चलिए अच्छी बात है। अब मजे की बात यह है कि यहां पर ये जो वीक एसिड का सॉल्ट है, और वीक एसिड का जब सॉल्ट होता है, जब वीक एसिड का सॉल्ट होता है तो वो हाइड्रोलिसिस भी करता है, और जब हाइड्रोलिसिस होती है तो B माइनस कंज्यूम होता है, और B माइनस कंज्यूम होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है आपके सॉल्ट की। ये हमने अपने लेक्चर्स में लास्ट के टॉपिक में इस पोर्शन को पकड़ा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब हाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, और इसका एक फाइनली फॉर्मूला भी डिराइव किया था हमने। और अगर आप वो फॉर्मूला लगा देंगे तो एक स्टेप में ही आ जाएगा आंसर, बट स्टिल अपन थोड़ा एक बार प्रोसेस के साथ जाते हैं। ऑल्दो वो फॉर्मूला भी अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, बुराई नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो फॉर्मूला अच्छे लॉजिक से हमने डिराइव किया था, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा उससे, बट स्टिल एक बार लॉजिक कर लेते हैं। तो A प्लस एंड B माइनस, तो अब क्या होगा, B माइनस हाइड्रोलिसिस करेगा, ऑब्वियस है, ये करता है, हमेशा करता है। अगर क्वेश्चन में कभी Ka नहीं दिया है ना, तो मेंस वेंस के क्वेश्चन में नहीं दिया है Ka, तो वहां आपको मानना होता है कि यार ठीक है हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा होगा, ठीक है, नहीं तो करता हमेशा है वो हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये बनेगा HB प्लस OH माइनस, HB प्लस OH माइनस। अब इसमें सपोज करिए यहाँ जो B माइनस आपका आया है, या ये जितना भी निकला ये S ऐसा निकला, और B माइनस ने तो कर लिया क्या, B माइनस ने कर लिया हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कर लिया, अब ये S अमाउंट में था और इसने कर लिया हाइड्रोलिसिस, तो ये तो भाई थोड़ा कम हो गया होगा, ये S माइनस एक्स हो गया होगा, ये S माइनस एक्स हो गया होगा, और ये भी X हो गया होगा, ये भी X हो गया होगा, ये बातें हैं, और ये भी अल्टीमेटली X माइनस एक्स कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। ये तो इस तरह से चला गया होगा क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप सिंपली ये देखिए, आप सिंपली ये देखिए कि ऐसे सोचिए कि AB की सॉल्युबिलिटी आप कितनी मानेंगे, AB की सॉल्युबिलिटी आप कितनी मानेंगे, ऑब्वियसली इतनी मानेंगे जितना AB टूटा होगा। और जो AB टूटा है,
ए प्लस तो उतना ही रहेगा जितना ए बी टूटा है। क्लियर बात है। ए प्लस, क्योंकि ए प्लस भाई कुछ नहीं हो रहा उसका, ए बी टूट रहा है, ए प्लस दे रहा है, तो ए प्लस तो उतना ही रहेगा जितना ए बी टूटा है। लेकिन जो बी माइनस है वो कुछ अमाउंट में एच बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो एच बी में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात तो ऐसी है कि बी माइनस भी उतना ही आया होगा, बड़े ध्यान से सुनना, बी माइनस भी उतना ही आया होगा जितना ए प्लस आया होगा उस सॉल्ट से, बी माइनस भी उतना ही आया होगा। और ए प्लस को मैं बोल रहा हूं कि वो एस अमाउंट में आया है, और एस ही उसकी सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि जितना ए बी टूटा ए प्लस उतना ही आया, और ए प्लस का कुछ नहीं हो रहा है, वो कैटायन है वैसा ही पड़ा हुआ है, बट बी माइनस हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एस है सॉल्युबिलिटी, जो एस है, एस जो कि ए प्लस की भी कंसंट्रेशन है, बी माइनस भी इतना ही टूटा था, एस अमाउंट में ही आया था, लेकिन बी माइनस कुछ पार्ट तो बी माइनस के फॉर्म में है, कुछ पार्ट बी माइनस, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल काइंड ऑफ होता है, नहीं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी छोटा ही होता है, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि ये इरिवर्सिबल काइंड ऑफ है, तो बी माइनस अप्रॉक्स 0 करके फिर जो सॉल्व करते हैं वैसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो एस है, लेकिन हां जो बी माइनस टूट कर आया है वो कुछ पार्ट बी माइनस के फॉर्म में है और कुछ पार्ट एच बी बन चुका है, बस यही हुआ है ना। और तो बी माइनस कहीं कुछ नहीं हुआ, बी माइनस या तो बी माइनस के फॉर्म में या तो एच बी बन चुका है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एस इज इक्वल्स टू बी माइनस का कंसंट्रेशन प्लस एच बी का कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और इसके बाद अब आप आराम से चीजों को सॉल्व करेंगे, यहां आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो अब आप देखिए केएसपी का इक्वेशन क्या है, केएसपी सिंपली ए माइनस इंटू सॉरी ए प्लस एंड बी माइनस, यही है, दिस इज केएसपी। एंड यहां से अगर आप के ए का इक्वेशन लिखेंगे या फिर ये के ए तो नहीं बोलेंगे इसको, के एच बोलेंगे आप इसे। तो अगर आप यहां से के एच लिखेंगे तो के एच इज कमिंग आउट टू बी एच बी इंटू ओ एच माइनस, एच बी इंटू ओ एच माइनस अपॉन बी माइनस, upon B minus, and you very well know that KH is actually equal to KW by KA, पता है ये बात, this KH is actually equal to KW by KA. Now we have to just substitute the things. तो B minus की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, B minus की जगह पर KSP upon A plus लिख सकता हूं, लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, KSP upon ए प्लस। और ए प्लस क्या है, अरे ए प्लस तो एस ही है, उसका कुछ थोड़ी ना हुआ है, वो तो एस ही है। अच्छा, प्लस एच बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो एच बी की जगह पर लिख सकता हूं मैं प्लस के डब्ल्यू इंटू बी माइनस, इंटू बी माइनस, के डब्ल्यू इंटू बी माइनस, ठीक है, के डब्ल्यू इंटू बी माइनस, और एच बी चाहिए ना मुझे, सो एच बी इज एक्चुअली इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू बी माइनस अपॉन के ए इंटू ओ एच माइनस, अपॉन के ए इंटू ओ एच माइनस। एंड बी माइनस को अगेन मैं ए प्लस अपॉन के एस पी लिखूंगा, तो यहां हटा देता हूं बी माइनस, इसको अगेन मैं ए प्लस या फिर के एस पी अपॉन ए प्लस लिखूंगा। और ए प्लस क्या है बेटा मेरा, ए प्लस एक्स है, एस 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 है, ये आ गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये समझ आ गई होगी। सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये इक्वेशंस हमने बना लिए, ये इक्वेशंस हमने बना लिए। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आपको पता है H प्लस और OH माइनस के डब्ल्यू होता है, सो के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस, ये जो टर्म आ रहा है दिस इज नथिंग बट H प्लस, सो के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस ये हटाकर मैं लिख देता हूं इसकी जगह पर प्यार से H प्लस, ये H प्लस लिख देता हूं। अब यहां पर S है, यहां पर भी S है, तो क्यों ना मैं इस S और इस S को हटाकर इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, ये हो जाएगा S स्क्वायर, एंड दिस इज माई S स्क्वायर। तो S जो आएगा मेरा, सॉल्युबिलिटी जो मुझे चाहिए
वो इसका स्क्वायर रूट आना चाहिए। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या चाहिए मुझे, के एस पी। के एस पी की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -10 प्लस H plus. H plus is given to be pH is 3. So H plus is 10 की power of -3 into again KSP which is 2 into 10 की power of -10 upon KA. KA is given 1 into 10 की power of -8 और इसका करना है मुझे स्क्वायर रूट। इसका करना है मुझे स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लो यार। तो क्या आ रही है वैल्यू, इट इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 प्लस ये है 2 इंटू क्या है 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -13 अपॉन 10 की पावर ऑफ -8 विच इज 10 की पावर ऑफ -5। सो दिस इज सिंपली 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -5। तो अगर यहां पर 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 और इसे करना है हमें कैलकुलेट। सो ऑन कैलकुलेटिंग, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है ना यार यहाँ पे लिखने में। ये आ रही है हमें y की वैल्यू बतानी है 10 की पावर ऑफ -3 के टर्म्स में कुछ आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं 2 को बेटा कॉमन भी ले लेता हूँ रूट के अंदर, तो इधर बच रहा है, अच्छा इधर 10 की पावर -13 था, 10 की पावर -13 माइनस ऑफ -8, तो ठीक है। तो ये हो जा रहा है 10 की पावर ऑफ -10 प्लस 10 की पावर ऑफ -5। अब इसका तो जो सम है इसका तो कुछ खास मतलब है नहीं। अब ये 2 की पावर ऑफ -10 को क्या ही करोगे ऐड, तो ये हटा ही देता हूँ मैं तो ज़्यादा ठीक होगा। नेग्लिजिबल है 2 की पावर -10, सॉरी 10 की पावर -10 और 10 की पावर -5 को क्या ही ऐड करेंगे, हटा देते हैं। तो ये हटाऊंगा मैं, तो फिर मुझे मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -5, 10 की पावर ऑफ -5। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं 20 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 लिखूंगा, और जब इसको ओपन करूंगा सो दिस विल बी √20 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। तो मेरा जो आंसर हो रहा है ये हो रहा है √20। देखो मैं बिल्कुल कैलकुलेट भी करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है फिर आपको याद है मुझे और मैं करके बता रहा हूँ। मेरे को जो भी फ्री टाइम दिन में मिल रहा है मैं सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे 1-2 मिनट लग जा रहा है ज़्यादा। आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। और मुझे थोड़ा सा आराम से करना पड़ रहा है क्योंकि अब वीडियो बन रहा है भाई, तो लंबे समय के लिए बनेगा, तो अब इसमें कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, इस वजह से। तो √20 मेरा आंसर है, उसको भी मुझे डेसिमल में रिपोर्ट करना है। 4.47 इनका ऑफिशियल आंसर है, जो कि √20 के आसपास ही, हाँ ठीक है, 4.47 इज द आंसर, 4.47 इज द आंसर, ये आंसर है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। काफ़ी काम का है, देख सकते हैं आप, काम आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस द क्वेश्चन। तो भाई ये है शायद लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, इसको कर लेते हैं। गिवन बिलो, अब ये एक मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। गिवन बिलो shows PT curves where P is pressure and T is temperature obviously, and then for two solvents X and Y, isomolal solution, given isomolal solution of NaCl in these solvents, NaCl completely dissociates in both solvents। अच्छा NaCl का solution है आइसोमोलल। अब ये अब ग्राफ सब कुछ बता रहा है, चलो देखा जाए क्या बोल रहा है। ये ग्राफ सब कुछ बता रहा है। यहाँ जो ये 1 है ये सॉल्वेंट X है, ठीक है, पीटी डायग्राम है, सॉल्वेंट X है, और ये सॉल्यूशन है NaCl का, और ये सॉल्वेंट Y है एंड दिस इज सॉल्यूशन
ऑफ NaCl एंड दिस, ठीक है फाइन। तो बेटा देखो जो सॉल्वेंट X है उसमें NaCl आप डालोगे तो एक्चुअली में ये 760 पे मार्क करा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर हो रहा है, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो 360 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट थी, वो 362 हो गई, तो ये डेल्टा टीबी दे दिया है पहले वाले के लिए। सॉल्वेंट 1 का डेल्टा टीबी दे दिया है आपको, डेल्टा टीबी इज गिवन, इट इज अराउंड 2 केल्विन, और इसका जो डेल्टा टीबी है वो अराउंड 1 केल्विन है, ठीक है। इतनी बात आपको इस ग्राफ से देखने को मिल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, अब यहां पर बोल रहा है ऑन एडिशन ऑफ equal number of moles of a non-volatile solute S in equal amount of these solvents, the elevation in boiling point of X is 3 times that of solvent Y. Solute S is known to undergo dimerization in these solvent. अच्छा non-volatile है but dimerize हो रहा है. The degree of, if the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization in solvent X is, ठीक है। बड़ा है क्वेश्चन, मानते हैं बड़ा है, बट डिफिकल्ट है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा ना हम अगर समय लेके करें तो ये अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर तो हमको समझ आ गया था कि क्या दिया हुआ है, आइजोमोलल सोल्यूशन दिया था किसका, NaCl का, आइजोमोलल था ना, टू सॉल्वेंट आइजोमोलल सोल्यूशन NaCl का, और NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट X था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं। डेल्टा टीबी फॉर सॉल्वेंट X वाज गिवन 2 केल्विन एंड डेल्टा टीबी इज एक्चुअली I इंटू KB इंटू मोलालिटी। सो I तो 2 ही है क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है NaCl, I इंटू KB इंटू मोलालिटी एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 2 केल्विन, और ये सॉल्वेंट X का KB है। सिमिलरली I तो सेकेंड सॉल्वेंट Y के लिए I यही रहेगा, KB डिफरेंट होगा, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, इंटू M इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो यहां से बेटा अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे दोनों के KBs का रेशियो मिल जाएगा, KB ऑफ X अपॉन KB ऑफ Y, दिस इज एक्चुअली 2/1। मुझे लगता है इतना ही मुझे हिंट मिल पा रहा है इस ग्राफ से, तो ग्राफ से मुझे ये मिल जाएगा KB ऑफ X अपॉन KB ऑफ Y, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें इक्वल मोल्स डाले गए हैं S के इन इक्वल अमाउंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X। अब आ जाओ दूसरा क्राइटेरिया, अब इधर आते हैं, ये पोर्शन समझ आ गया। अब आते हैं आगे, अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको अपन रखते हैं साइड। अब ये बोल रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solvent X is 3 times the elevation in boiling point of solvent Y. X का जो elevation है वो 3 गुना है Y से। S dimerize कर रहा है these solvents में, if the degree of dimerization is Y में इतना degree of dimerization है तो X में कितना degree of dimerization होगा। अच्छा जब वो dimerize कर रहा है S, मतलब क्या है उसका, तो डाइमराइजेशन आपको पता है कि 2S मिलकर S2 हो जा रहे हैं, और डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन मतलब अल्फा दिया हुआ है, तो अगर मैं बात करूं, ये अगर 1 मैं I और अल्फा में रिलेशन बता रहा हूं आपको, तो इनिशियली मोल्स आपने 1 डाला हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा, ये अगर फाइनली इक्विलिब्रियम पर डाइमराइजेशन के बाद ये 1 माइनस अल्फा होगा, तो S2 क्या होगा, अल्फा बाय 2 होगा। क्लियर है ये बात, अल्फा बाय 2 होगा। तो I क्या हो जाता है बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दैट इज बाय 1। तो ये कितना हो रहा होता है, I इज एक्चुअली 1 माइनस अल्फा बाय 2, ओनली बाय 2 अल्फा में, तो दिस इज I, ठीक है। अब Y के लिए बता दिया गया है तो हो गया सॉल्व। डेल्टा TB फॉर X, तो इसका I हमें नहीं पता, I निकालेंगे, तो I इंटू KB फॉर X, I इंटू KB फॉर X
इनटू मोलालिटी, और बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डाले गए हैं इक्वल अमाउंट में, तो मोलालिटी तो सेम ही है। आई के बी इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स आई। अब इसका आई हमको पता है क्योंकि डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन 0.7 बताई गई है, तो ये आई फॉर वाई, वाई सॉल्वेंट में क्या आ रहा है 1 माइनस 0.7/2 विच इज एक्चुअली 1 माइनस 0.35 विच इज 0.65। चलिए ठीक है, तो 0.65 इंटू के बी फॉर y इंटू एम, तो m तो कैंसल हुआ, और के बी एक्स बाय के बी वाई, के बी एक्स बाय के बी वाई की वैल्यू 2 है, तो यहां मैंने 2 लिखा। तो क्या मुझे i मिल जाएगा अब x का? तो हाँ मिल जाना चाहिए। क्या वैल्यू आ रही है? i इज एक्चुअली इक्वल टू 3 इंटू 0.65, 3 इंटू 0.65 बाय 2, 3 इंटू, मैं थोड़ा देख लेता हूं कैलकुलेटर से, आई आ रहा है दिस वन, ओके, और मुझे चाहिए था अल्फा, तो आई तो यही रहेगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं तो ये मुझे मिल रहा है 3 इंटू 0.65, 1.95 बाई 2, 1.95 by 2 is actually 0.975, तो ये वैल्यू आ रही है 0.975, तो अल्फा कितना आ जाएगा? सो 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज दिस, सो अल्फा बाई 2 इज 1 माइनस 0.975, so this is 0.025, this is alpha by 2, and when multiplied by 2 we will get alpha as 0.05, तो अल्फा मेरे हिसाब से आ रहा है 0.05। let me check the official answer once, let me check the official answer, 4.47 पिछले क्वेश्चन का था, एंड यस 0.05 इज द आंसर, तो बिल्कुल सही गए हैं अपन, और ये करेक्ट प्रोसीजर है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कैसा रेट करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक रेट करेंगे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक छोटे छोटे करके 2-4 कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं, तो अच्छा है। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि सेक्शन थोड़ा बड़ा था, और अगले लेक्चर में हम इसका करेंगे सेक्शन 3, और सेक्शन 3 में कुछ पैराग्राफ क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, सो आई होप दैट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। और यहाँ क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही थे पूरे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग गया। सो अगेन एक बार मैं फिर से बोलूँगा आपको कि ChemIIT ऐप पर आइए और वहाँ पर आप एकदम एग्जॉस्टिवली एडवांस की स्टडीज़ करिए हमारे साथ मिलकर, केमिस्ट्री बहुत पक्की कर देंगे आपकी। आप अगर सीरियस प्रिपरेशन करेंगे तो 100 नंबर के ऊपर आप जेईई एडवांस केमिस्ट्री में स्कोर करने के लायक बन जाएंगे, अगर आप ढंग से मेरे साथ 1 साल प्रिपरेशन करते हैं तो। 100 नंबर के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 120 100 नंबर के आसपास के मार्क्स आपके आने के केपेबल आप हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि कही गई चीज़ों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है और अपने तरफ से भी सिंसियरिटी दिखानी है। ओके ओके, देन डू शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।